मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, सहाचार्य और विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बहरोड़। ये व्याख्यान बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और ये पेपर भी द्वितीय है, यानी कि सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, और इसका नाम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम आज संसद का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पूर्व में भी हमने संसद का अध्ययन किया था और मैंने आपको बताया था लोकसभा की संरचना के बारे में एक सामान्य सी जानकारी थी। इसके अंतर्गत लोकसभा के जो 552 सदस्य होते हैं उस आंकड़ों के रहस्य को समझाया था। संक्षेप में पुनः स्मरण करवा दूं कि संसद के 552 सदस्य कैसे हो सकते हैं। इस संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि अधिकतम 552 सदस्य 530 भारतीय राज्यों से चुने जाते हैं सदस्य, और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसमें से 13 सदस्य मौजूदा 7 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, और 7 सदस्य जो हैं वो 7 सदस्य पोक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है, उस हिस्से की 7 सीटें भारतीय संविधान में पहले से ही निर्धारित कर दी गई है कि कभी कालांतर में पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा तो वो 7 सीटें उस पाक अधिकृत कश्मीर की पूर्व में ही भारतीय संविधान में निर्धारित की गई है। वर्तमान में जो 20 सीटें दिखाई गई है केंद्र शासित प्रदेशों से आती है, उसमें से 13 सीटें ही केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं या वो सीटें उसमें से आती है। इसके अतिरिक्त 2 एंग्लो इंडियन सदस्य और होते हैं, जिनके दादा और पिता इंग्लैंड के हों और माता भारतीय हो। ऐसे समुदाय जो भारत में रहते हैं उनके प्रतिनिधित्व के लिए 2 सदस्य राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार 530 + 20 + 2, इस प्रकार से ये 552 सदस्य हो जाते हैं। आज हम उसी संसद का अध्ययन करेंगे और उसी प्रक्रम में आगे बढ़ते हुए हम इस संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। अक्सर परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल ऑब्जेक्टिव में या 20 शब्दों के सवालों में भी आ जाते हैं कि वेस्टमिंस्टर मॉडल किसे कहते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था में संसद को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा गया है। इंग्लैंड का वेस्टमिंस्टर मॉडल ये है क्या? इंग्लैंड में एक स्थान का नाम, एक जगह का नाम वेस्टमिंस्टर है, जहाँ पर इंग्लैंड की संसद विद्यमान है। जैसे भारतीय संसद दिल्ली में स्थित है, उसी प्रकार से ब्रिटेन की संसद वेस्टमिंस्टर नामक स्थान पर है। इसलिए संसद को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कह दिया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है कि संसदों की जननी कौन है, तो विश्व के संसदों की जननी इंग्लैंड को कहा गया है, क्योंकि सबसे पहले जो रक्तहीन क्रांति के माध्यम से ग्रेट पार्लियामेंट का उदय इंग्लैंड में ही हुआ था, और इंग्लैंड से ही ये संसद की अवधारणा विश्व के देशों में चली आ रही है। जहाँ तक हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में संसद का उल्लेख उसके 5वें भाग में किया गया है, और अनुच्छेद 79 से 122 यानी कि 79 से 122 अनुच्छेद संसद के लिए निर्धारित की गई है। इसके आगे हम चलते हैं कि देखिए शासन व्यवस्था जो है वो 2 प्रकार की मूलतः पाई जाती है संसदीय शासन व्यवस्था, और इसके जो 2 रूप हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था या संसदीय शासन व्यवस्था। विद्यार्थियों को इन दोनों शासन व्यवस्थाओं का भी आकलन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मूल रूप से हम संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का जो मूल अंतर हम करेंगे
वो भारत, ब्रिटेन या दूसरी ओर अमेरिका के संदर्भ में करेंगे। भारत में जिस प्रकार से ये संसद कहलाती है, संसद का अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूँ, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर संसद कहलाती है। भारत में ये संसद कहलाती है और अमेरिका में यही संसद कांग्रेस के नाम से प्रचलित है। भारत में कांग्रेस पार्टी विद्यमान है, तो उससे विद्यार्थी कन्फ्यूज न हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है वो। लेकिन अमेरिका में जो कांग्रेस है उसका अर्थ है संसद, अर्थात अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, जिसके 2 सदन होते हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सदन। यह हम बारी बारी से दोनों के बीच होने वाले अंतर को समझते हैं। जैसा कि पूर्व में बता चुका हूँ कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी प्रकार के 3 अंग हम इंग्लैंड के भी संदर्भ में देख सकते हैं। वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन और ताज अर्थात वहाँ की सम्राट और साम्राज्य का प्रतीक है, इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन प्लस ताज मिलकर संसद कहलाती है। किंतु अध्यक्षीय शासन प्रणालियों में इस संसद के 2 ही अंग माने गए हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति संसद का यानी कि कांग्रेस का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसी प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात सरकार जो है, सरकार या सत्ताधारी दल विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मैंने पूर्व में भी बताया था विधायिका का अर्थ क्या है। विधायिका का अर्थ है लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि इसमें पक्ष विपक्ष दोनों के सदस्य चुने जाते हैं। विधायिका का प्रमुख कार्य होता है कानून बनाना, और इस प्रकार की संस्था के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है, अर्थात अमेरिका का राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के साथ जो कुछ भी निर्णय लेता है वो अपने निर्णय के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। आइवर जेनिंग ने संसदीय शासन व्यवस्था को कैबिनेट सिस्टम भी बताया है कि ये कैबिनेट सिस्टम है, क्योंकि जो संसदीय शासन व्यवस्था की जो कार्यपालिका होती है उसके मुख्य मंत्री, प्रमुख जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं, और मुख्य विभाग या पोर्टफोलियो इन्हीं के पास रहता है, और सरकार की जो सारी शक्ति होती है वो इसी में यानी कि कैबिनेट व्यवस्था में ही विद्यमान होती है। इसलिए आइवर जेनिंग ने संसदीय शासन व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था भी कहा है। संसदीय शासन व्यवस्था में वाले जो देश हैं वो आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड है, भारत है, जापान है, कनाडा है। उसी प्रकार अध्यक्षात्मक शासन वाले जो देश हैं उसमें अमेरिका सहित ब्राज़ील, श्रीलंका और रूस को गिना जा सकता है। संसदीय शासन व्यवस्था में सामान्यतः राष्ट्रपति भी चुना जाता है और प्रधानमंत्री का भी चयन होता है। इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है, सरकार का अध्यक्ष होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जबकि राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का अध्यक्ष कहलाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में चूँकि प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है, इसलिए सामान्यतः राष्ट्रपति ही अध्यक्ष शासन का और राज्य का अध्यक्ष होता है। विशेष तौर से अमेरिका में वो शासनाध्यक्ष भी है और राष्ट्राध्यक्ष भी विद्यमान है। जहाँ तक इसके कार्यकाल की बात करें तो सामान्यतः ब्रिटेन में, भारत में संसद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का, जबकि अमेरिका में जो संसद का कार्यकाल है वो 4 वर्ष का, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का कहलाता है। हालांकि ये दोनों ही परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि इधर प्रधानमंत्री और उधर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लग जाता है तो ये 4 वर्ष या 5 वर्ष की अवधि भी अस्थायी साबित हो सकती है। हो सकता है वो अवधि से पूर्व भी वो संसद भंग हो जाए। इसी प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्ष शासन व्यवस्था में एक अंतर यह भी पाया जाता है कि संसदीय शासन व्यवस्था का मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, अर्थात सांसद ही मंत्री हो सकता है।
संसदीय शासन व्यवस्था में प्रत्येक मंत्री को, प्रत्येक सांसद को जनता द्वारा चुना जाता है और जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति ही मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकता है। यदि वह जनता द्वारा चुना हुआ नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी भी स्थान से चुनाव लड़कर, चुनाव जीतकर सरकार में आना होगा, अन्यथा वो मंत्री नहीं रहेगा। किंतु अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी विशेषज्ञ या किसी भी व्यक्ति को जो प्राइवेट है अपने मंत्रिमंडल का सदस्य बना सकता है। उसके लिए उसका चुनाव होना कोई आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से एक अंतिम जो इसमें अंतर देखते हैं, और भी कई अंतर हो सकते हैं, कि संसदीय शासन व्यवस्था यानी कि भारत में जो लोकसभा के अधिकतम 552 सदस्य हैं और राज्यसभा के अधिकतम 250 सदस्य हैं। भारत में या संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में सदस्यों का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया गया है। दूसरी ओर यदि हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को देखें, यानी कि अमेरिका को देखें, तो वहाँ भी कांग्रेस के 2 सदन है, सीनेट और प्रतिनिधि सदन। सीनेट के 100 सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि सदन के 535 प्लस 3 यानी 435 प्लस 3 अर्थात 438 सदस्य होते हैं। और अमेरिका के ये 100 सदस्य चुने जाते हैं और जनसंख्या के आधार पर न चुने जाकर वहाँ प्रत्येक राज्य से 2-2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। इस प्रकार सीनेट की जो सदस्य संख्या होती है वो 100 हो जाती है। इस प्रकार से ये अंतर इसमें पाए जाते हैं।